कहानी के पिछले भाग को पढ़ने के लिए इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। कृपया जाकर आप इसके पहले के भाग को पढ़ लेंगे। अब सुनिए आगे की कहानी। जब संस्कार कनिशा से हॉस्पिटल में मिला तब उसने कहा, अब हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो पैसों की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन कहते कहते अचानक संस्कार खामोश हो गया। पैसे? मन ही मन दोहराते हुए उसके दिमाग में ईशान की इज्जत बर्बाद करने का एक अच्छा प्लान आया और पूरी तरह अपनी बात बदलते हुए उसने कहा, जब तक तुम पैसे का इंतजाम नहीं कर लेती ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अगर मैं अपनी दोस्ती के नाते फ्री में भी ऑपरेशन करने को तैयार हो जाता हूँ तब भी हॉस्पिटल स्टाफ, एनेस्थेसिया डॉक्टर और असिस्टेंट डॉक्टर को फीस तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम्हें पैसे जमा करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? कनिशा बोली, नहीं, तुम डेट फिक्स करके मुझे बता दो, मैं पैसों का कुछ न कुछ कर लूंगी। कनिशा अविश्वास भाव लिए बोली। संस्कार बोला, ठीक है, मैं टाइम शेड्यूल करता हूँ। तुम्हें फीस पता है ना? संस्कार ने जानबूझकर फीस की बातों पर प्रेशराइज किया ताकि कनिशा उससे कुछ कहे, लेकिन कनिशा ने अपने मुंह से एक भी शब्द ना निकाला और रात में आने का बोल वहीं से चली गई। दूसरी तरफ अपने डैड की नाराजगी को कम हुआ देख ईशान को कुछ राहत मिला। हालांकि उसने जवाब देने के बजाय उनसे कहा, डैड, स्ट्रेस लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, इसलिए इन सब बातों से मैं आपको दूर रखना चाहता हूँ। आई होप कि आप समझ रहे हैं डैड। ईशान का अनजस्टिफाई जवाब सुन उसके डैड ने आगे कोई सवाल न किया और चुपचाप खिड़की के बाहर झांकने लगे। वहीं ईशान तेजी से पीछे छोड़ती सड़क पर घूरते हुए उन लम्हों में खो गया जब जापान में अपनी मीटिंग से लौटते हुए उसे वकील ने कॉल किया और बताया कि जिस संपत्ति की हिस्सेदारी के लिए वो क्लेम कर रहा है उस संपत्ति पर उसके सौतेले पिता ने शर्त लगा दी है, जिसमें उसे 3 दिन के भीतर शादी कर लेना है, वरना ये महीना खत्म होते ही वो हमेशा के लिए संपत्ति से अपना दावेदारी खो देगा। यह सुन ईशान विचलित हो गया। इतनी जल्दी? ये कैसी शर्त है? मैं इतनी जल्दी कैसे शादी कर सकता हूँ? आखिर उन लोगों को क्या सूझा जो ऐसा शर्त रखा उन लोगों ने? यह सुन ईशान बौखला गया। जिसे अपनी जिंदगी में कभी लड़की को शामिल नहीं करना था, अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसे वही करने को मजबूर कर दिया गया था। यकीनन मिस्टर मेहरा ने ये शर्त जानबूझकर लगाई थी ताकि धोखे से हड़पे गए उसकी ही संपत्ति से उसे अलग कर दे। अपने प्लान से विपरीत परिस्थिति को बिगड़ा देख चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई। जोरदार मुट्ठी बांधने से हाथों की नसें नजर आने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने आपे से बाहर निकलता, टैक्सी ड्राइवर ने कहा, वी हैव रीच्ड, डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव बीन कॉलिंग यू। हाँ, ड्राइवर की आवाज़ से ईशान की सोच का रुख दूसरी ओर मुड़ा और टैक्सी से उतर वो अपने होटल रूम में चला गया। काफ़ी सोचने के बाद उसने जापान की अपनी सारी मीटिंग कैंसिल की और पहली ही फ्लाइट लेकर इंडिया वापस लौट आया। घर की ओर बढ़ते हुए उसने अपने असिस्टेंट विवेक को मैसेज लिखा, विवेक, जल्द से जल्द आकर मुझे बंगले पर मिलो। दूसरी ओर विवेक को ईशान का मैसेज मिला तो उसके इतना जल्दी जापान से वापस लौटने पर विवेक को हैरानी हुई, इसलिए कंफर्म करने के लिए उसने कॉल किया। पहली रिंग में ही ईशान ने कॉल रिसीव कर लिया और बोला, हाँ बोलो विवेक, आप जापान से लौट आए हैं सर? बकवास करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैंने तुम्हें मैसेज अभी किया तो, और जल्दी से मुझसे आकर तुम मिलो। कुछ अर्जेंट है क्या? पक्का कोई गड़बड़ हुई है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो विवेक, तुम जहाँ कहीं भी हो 1 सेकंड के भीतर वहाँ से निकलो। अगले 15 मिनट में तुम मुझे मेरे घर पे दिखने चाहिए, वरना सोच लो क्या हाल होगा। अच्छा आ रहा हूँ। इतना कह विवेक ने कॉल रख दिया और ऑफिस में चल रही मीटिंग को डिसमिस कर जल्दी से वहाँ से भागा। घर पहुँचने पर उसने ईशान को परेशान सा अपने सोफे पर बैठा देखा। उसकी असमस्त निगाहें अपने टैबलेट के स्क्रीन पर गारी हुई थीं और एक दूसरे में उलझी उंगलियां न जाने किस सोचवाट को ढूंढ रही थी। क्या हुआ? कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है क्या? क्या जापान में पीआई सिक्योरिटी सिस्टम के अपडेट की बात फाइनल नहीं हो पाई? क्या वो अपना टेक्नोलॉजी से हमें सपोर्ट नहीं करेंगे? विवेक लगातार सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था। शांत रहो विवेक, और ये देखो। ईशान ने सामने रखे टेबल पर अपने टैबलेट को फेंका और खड़े होकर कहीं कॉल मिलाने लगा।
जब तक कि विवेक ने टैबलेट उठाया और उसमें खुले एक डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगा। इधर ईशांक ने अपने वकील को कॉल किया और उससे बोला, उससे नोटिस भेजो कि मैं शादी कर रहा हूँ। वो आधी संपत्ति मेरे नाम करने की तैयारी करे। ईशांक फोन पर लगा ही हुआ था कि उसी पल विवेक अपने मुंह को हथेली से ढके चिल्लाया, क्या बकवास कर रहा है ये मेरा? इसने जानबूझकर ऐसी शर्त लगाई है। वो अच्छे से जानता है कि आप लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, फिर भी इसकी हिम्मत तो देखो। आप कहें तो मैं इसे सबक सिखाऊं। नहीं नहीं, ईशांक ने फोन को कान से लगाए हुए विवेक को जवाब दिया और वापस फोन पर बोला, जल्द से जल्द मेरे लिए एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, वो भी 1 साल के लिए। किसके साथ? क्या आपको दुल्हन मिल गई? आपने कब अरेंज किया? जापान से ही लेकर आए हैं क्या? फोन को दूसरी ओर से उसका वकील कोई सवाल पूछता, उससे पहले ही विवेक आगे बढ़ ईशांक से हैरानी से पूछने लगा, जिस पर ईशांक ने अपने होठों के बीच उंगली रख उसे चुप रहने का इशारा किया। मेरे नाम को जगह ए और लड़की के नाम की जगह बी का इस्तेमाल करना, ताकि कॉन्ट्रैक्ट किसी की नज़र में आने के बाद भी पहचाना न जा सके। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मेरे और उस लड़की के बीच में ही होगा। सिग्नेचर ही प्रूफ होगा। शादी के इस रिश्ते के लिए कुछ शर्तें होंगी, जिसे पॉइंट वाइज मेंशन करना। शादी के खत्म होते ही मैं बी को 4 करोड़ दूंगा और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो उसे मुझे इसका 4 गुना देना होगा। बाकी की शर्तें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझसे आकर मिलो। ईशांक अपने फोन पर अपने वकील को लगातार इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा था। उधर से वकील ने कहा, ओके सर, लेकिन क्या आपने बी लड़की को ढूंढ लिया है? आगे से वकील ने पूछा, जिसे सुन ईशांक ने अपनी नजरें सामने जिज्ञासुवश खड़े विवेक की ओर किया। ईशांक की इतना विश्वसित नजरों को अपने ऊपर गहरा देख अचानक विवेक ने अपनी आंखें फैलाई और अपने हाथों से सीने पर रखते हुए चिल्लाया, मैं नहीं करूंगा आपसे शादी। भले ही आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स होगी, लेकिन मेरे दिल में कुछ नहीं है आपके लिए, और मैं किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, समझे आप? शट अप! ईशांक ने सोफे पर रखे एक कुशन को उठाकर विवेक के चेहरे पर मारा, लेकिन लगने से पहले ही विवेक ने कुशन को रोक लिया और फिर कहने लगा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी दुल्हन बन जाऊं, वो भी 1 साल के लिए? कहते कहते विवेक अपने ख्यालों के सागर में गोते खाने लगा, जिसमें उसने सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और सुहाग सेज पर ऐसे घूंघट निकाल कर बैठा था जैसे वो कोई दुल्हन हो। ईशांक जो उसके सामने बैठा उसके घूंघट को उठाने वाला ही था कि तभी विवेक चिल्लाया, कितना वाहियात ख्याल है, मैं उस टाइप का नहीं हूँ सर। अपने ख्यालों से निकलते हुए विवेक ने हाथ में पकड़े कुशन को अपने सीने से लगाया और आहिस्ता आवाज में पूछा, आपको लड़कियां पसंद हैं? तो कहीं इसकी वजह से ये तो नहीं कि आप मुझ में इंटरेस्टेड हो गए हैं? फालतू बातों की जगह काम करोगे? ईशांक ने कहने से पहले ही विवेक के हाथ से कुशन छीन लिया और सोफे पर बैठ गया। गंभीरता से उसने फिर से कहा, मेरे लिए एक लड़की ढूंढो विवेक, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को तैयार हो जाए। लड़की सिंपल और गरीब रहेगी तब भी चलेगा। वैसे भी मैं उसे 1 साल के अंदर तलाक ले लूंगा और गरीबों को लालच देना ज्यादा आसान होता है। वैसे भी ये दुनिया लालच से भरी है। इस काम के लिए तुम्हारे पास मात्र 2 दिन है। इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करो। मुझे इस नाटक में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। क्या बकवास प्लान है? किस लड़की से जाकर कहूँ कि 1 साल के लिए वो किसी को दुल्हन बन जाए? जूते से मारकर मुझे भगा देगी। विवेक ईशांक के सामने बोला। तभी ईशांक ने अपनी पैनी निगाहें उसकी ओर उठाई और दोनों की नजरें जैसे ही एक दूसरे से टकराई, विवेक मासूमियत से खड़ा हो गया। अच्छा, मैं देखता हूँ, पटाता हूँ किसी से बात करके देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद विवेक अपने सिर के बालों को नोचते हुए वहां से चला गया और ईशांक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी शर्तें नोट करने लगा। दूसरे दिन ईशांक ऑफिस से निकल रहा था, तभी न जाने कहां से अचानक विवेक उसके सामने आ धमका। पूरे 30 घंटे से गायब विवेक को सामने देख ईशांक ने कुछ भी पूछने से पहले अपने सिर को हल्के से हिलाते हुए आंखें फैलाईं, जिसे देख विवेक ने कहा, हो गया, मुझे एक लड़की मिल गई है। कौन है वो? ईशांक ने गंभीरता पूर्वक पूछा। विवेक ने दबी सी आवाज में कहा, एक बैक स्टेज डांसर है
उम्र 23 साल, रंग गोरा और एक्टिंग करने में माहिर। मैंने उसे हर एक चीज समझा दिया है और वो कल सुबह आपसे मिलना चाहती है। एक बैक स्टेज डांसर? ईशांक ने हैरानी से पूछा। तुम्हें ये लड़की मिली कहाँ से? कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं? नहीं नहीं, वो फ्रॉड नहीं है। काफी सालों से मैं उसे जानता हूँ। वो मेरी क्लासमेट थी। बहुत मुश्किल से उसे मनाया है। कल प्लीज उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। लड़की के पास होते ही जो खुजली आपको होती है उसे कंट्रोल में रखिएगा। अगर कोई गलती हुई तो वो भी छोड़कर भाग जाएगी और मेरे पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। विवेक सारी बातों को लाइन बाय लाइन ईशान को समझा रहा था। वो अपनी भी कुछ शर्त ऐड करवाना चाहेगी, इसलिए ध्यान से मैं उसे कल सुबह आपके होटल में ले आऊंगा। विवेक ने कहते हुए ना जाने कितनी बार ईशान को अपनी तर्जनी उंगली दिखाई और अंत में अपने ब्लेजर के आगे के 2 बटन खोलकर टाई की नॉट ढीली कर ली। केबिन में लगे चेयर पर बैठते हुए उसने फिर से कहना शुरू किया, आप मिस रेविका से शादी क्यों नहीं कर लेते? आप तो उनसे एक बार कहेंगे तो वो आपसे 7 जन्म के लिए शादी कर लेंगी। इन सब चक्रों से आजाद हो जाएंगे हम। रेविका? ईशांक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और सामने कुर्सी के पर पास कर बैठे विवेक को अजीब तरह से घूरने लगा, जिसे महसूस कर विवेक बोला, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि वो आप पर कितना मरती है और फिर कितनी होशियार भी तो है वो। उनकी बनाई मिनी फाइल ने टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में तहलका मचा दिया है। उनका आईक्यू और आपका आईक्यू टक्कर का होगा। उनकी तरह जीनियस लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। विवेक अपनी बात खत्म भी नहीं कर सका था कि तभी दरवाजे से एक बोल्ड और दिल लुभावन आवाज केबिन के चारों ओर टकराई। क्या यही मेरी बात हो रही है? पीछे पलटने पर विवेक ने दरवाजे पर हाथ रखी एक लड़की को खड़ा देखा। वो इस तरह खड़ी थी मानो मॉडलिंग के लिए पोज दे रही थी। उसकी छरहरी कमर हल्की सी निकली हुई थी और उसने खुद को दरवाजे की चौखट पर झका रखा था। कत्थी रंग की प्रिंटिंग फ्रॉक में उसके गोरे लंबे सुडौल पैरों में सफेद हाई हील्स नजर आ रही थी। ये तो सच है कि मैं जीनियस हूँ, लेकिन क्या मैं खूबसूरत नहीं लगती? कहते हुए वो सीधा हुई और अपने दोनों हाथों को सीने पे बांध अंदर की ओर आने लगी। उसे वहां देख ईशांक ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और वापस अपने चेयर पर बैठ लैपटॉप ऑन करने लगा। बचपन में अपने परिवार से बिछड़ जाने के बाद रेविका को देव सिंह खानदान ने तब अपना लिया जब एक सेलिब्रेशन के दौरान उसे बंगले में खाने की चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब से लेकर आज तक वो ईशान के दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई थी, पर नाकामयाबी ने जैसे उसकी हिम्मत ही तोड़ दी। ईशान द्वारा अनदेखा किए जाना उसे अच्छे से समझ में आता था, लेकिन फिर भी वो ईशान के वेटिंग टेबल पर बैठ गई। एक के ऊपर एक पैर को चढ़ाते हुए उसने अपने दोनों हथेली को टेबल पर टिका दिया। मुझे नहीं बताओगे कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? रेविका के बैठने के तरीके को देख ईशान तुरंत वहां से उठा और अपने सभी कंप्यूटर ऑफ कर विवेक से यह कहते हुए निकल गया कि मैं सुबह होटल पहुंच जाऊंगा, उस लड़की को वहीं भेज देना। ठीक है सर। जवाब देने से पहले विवेक ने रेविका के चेहरे पर आए सदमे के भाव पर गौर किया। हालांकि ईशान केबिन से बाहर निकलता उससे पहले ही वो बोल पड़ी, तुम होटल में लड़कियों से क्यों मिल रहे हो? आखिर तुम दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है? अपने काम पर ध्यान दो। ये मत भूलना कि तुम्हें मैं इसलिए झेलता हूँ क्योंकि तुम्हें डैड ने अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी थी और बिना इजाज़त मेरे केबिन में आकर इस तरह बैठने से तुम मुझे शर्मिंदा करती हो। ईशांक बोला। दरवाजे को खोल ईशांक ने बिना पलटे ही कहा। उसकी सुगठित शारीरिक बनावट में अक्रम देख रेविका झट से समझ गई कि उसका यहाँ आना ईशांक को जरा भी पसंद नहीं आया, इसलिए उसने आहिस्ते से उससे कहा, मुझे माफ करना ईशांक। इतना कह उसने ईशांक के निकलने तक का इंतजार नहीं किया और टेबल से उतरकर तेजी से बाहर चली गई। अपने दिल में ठोस यकीनन होने के कारण ही ईशांक अपनी गहरी नफरत के कारण किसी लड़की का नहीं होगा और वो हमेशा निश्चिंत रहती थी और अंत में उसके साथ ही शादी के सपने सजाया करती। दूसरी सुबह ईशांक अपने होटल के रूम नंबर 1001 में बैठा लड़की का इंतजार करता हुआ ब्लैक कॉफी पी रहा था। उसी पल कमरे का दरवाजा खुला और एक 5 इंच की हील्स पहनी हुई लड़की अंदर आई। उसने सफेद स्लीवलेस फ्रॉक के ऊपर एक जैकेट डाल रखा था, जिसे अंदर आते ही उसने उतारकर अपनी बाह पर लटका लिया। हेलो मिस्टर देव सिंह। ईशांक को
ग्रीट करते हुए उसने अपने कंधे पर लटके बालों को पीछे की ओर उछाला और चलते हुए आकर ईशान के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। ईशान, जो कि उसको और देख तक नहीं रहा था, उसने कॉफी को टेबल पर रख गंभीरता से बोला, सबसे पहले अपने जैकेट को पहनो और बैठ जाओ यहाँ। यह सुन वह लड़की हैरान हो गई। विवेक से उसने कई दफा सुना था कि ईशान काफी सख्त मिजाज लड़का है, इसलिए 1 साल के लिए उसकी दुल्हन बनने की बात सुन उसने पहले साफ इनकार कर दिया था। पर काफी सोचने और अपनी गरीबी को देखते हुए अमीर और फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन बनने का उसके लिए ये एक अच्छा मौका था, क्योंकि इसमें पैसे भी बहुत मिलने वाले थे। रात भर इसी बारे में सोचते रहने के बाद उसने यह भी तय कर लिया था कि वो इस 1 साल के भीतर किसी तरह ईशान जैसे मिलीनियर के बच्चे को जन्म देगी, ताकि ईशान को मजबूरन उसे ताउम्र अपने साथ रखना पड़े। यही कारण था कि वो लड़की इतना सज संवर कर उसे मिलने आई थी, लेकिन ईशान ने उसकी ओर देखा तक नहीं और यूं ही कह दिया कि वो अपना जैकेट पहनकर उसके सामने बैठे। ईशान को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि एक मिलीनियर की पत्नी बनने के आगे उसे ईशान की रूडनेस भरी नहीं लगी, और जैसा कि ईशान ने कहा, वो जैकेट पहनकर उसके सामने बैठ गई। जैसा कि तुम्हें विवेक ने सब कुछ समझा दिया है, तो क्या ऐड करवाना चाहती हो तुम कॉन्ट्रैक्ट में? मेरे पास वक्त नहीं है, तुम जल्दी से बोलो, ईशान ने उस लड़की से पूछा। मुझे लगा पहले नाम पूछोगे, पर तुम तो काफी स्ट्रिक्ट हो। शादी के लिए एक दूसरे को जानना तो उतना ही जरूरी है जितना कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी शर्तों को पढ़ना। ये सिर्फ नाम के लिए होगा, ईशान ने कहा। मुझे अपने पति के रूप में कभी मत देखना तुम, और उम्मीद तो लगाना ही मत कि मैं तुम्हारे दुख सुख में साथ दूंगा। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीने में मदद करेगा। हाउ रूड। खैर, मैं नताशा हूँ, तुम्हारी तरह सीधे पॉइंट पर आती हूँ। शादी होने के अंत तक नहीं, मुझे 6 महीने के अंदर ही पैसे चाहिए, और तुम मुझे फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के लिए रिकमेंड करोगे। मुझ पर शादी की वजह से कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मेरे लिए सबसे पहले मेरे डैड आते हैं, ईशान ने उस लड़की से फिर से कहा, और उसके बाद मेरे खानदान की इज्जत। और तुम सोचती हो कि तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी? 1 साल तक जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। अपने दिमाग में ये बात फिट कर लो। जैसा मैंने सुना था तुम बहुत ज्यादा रूड हो, लड़की ने फिर कहा। ठीक है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हारे परिवार की इज्जत पर बात आए, और इस बात को लेकर बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही शरीफ और सिंपल लड़की हूँ। अतीत में भी मेरे किसी लड़के से कोई चक्कर नहीं था, और न ही अभी होगा। मेरे दोस्त कहते हैं कि जिससे भी मेरी शादी होगी वो किस्मत वाला होगा। कहते हुए नताशा ने टेबल पर रखे पानी से भरे गिलास को उठाया और उसे होठों से लगाकर 2 घूंट पानी पी लिया। पता है, मुझे लगता है मेरे जैसे अच्छे जीन्स वाले बच्चे को इस दुनिया में लाकर बड़ा करना तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए यूजफुल होगा। बच्चे की बात सुन ईशान ने अपनी नजरें उसकी ओर घुमाई और भौएं उछालते हुए कुछ कहने के लिए अपने होठ खोलने लगा। इससे पहले ही नताशा फिर से बोली, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। इस तरह मेरी ओर देखते हुए तुम और भी हैंडसम लगते हो, बहुत लंबे हो। मेरे घर पर सभी को तुम बहुत पसंद आओगे। सच कहूँ तो मेरे टाइप के हो, मुझे ऐसे मत देखो। कुछ कुछ हो रहा है, दिल में गुदगुदी हो रही है। कब से मैं बोलती जा रही हूँ और तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। बकवास बंद करो अपनी, तुम मेरी बीवी बनने के लायक नहीं हो, ईशान ने कहा। बहुत बोलती और कुछ ज्यादा ही सपने सजा रखे हैं तुमने मुझसे। उसकी बकबक से ऊब चुके ईशान ने अंत में कहा, और सोफे से उठ खड़ा हुआ। पीछे रखे अपने जैकेट को उठाते हुए उसने नताशा के उतरते चेहरे को और एक नजर देखा, और बिना कुछ कहे वहां से दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही बाहर कान लगाए खड़ा विवेक नीचे गिर पड़ा, जिसे एक पल तक घूरने के बाद ईशान अपने लंबे लंबे कदमों से चलते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ गया। ईशान की मूड में तंगी महसूस कर विवेक फर्श से उठा और तेजी से उसकी ओर दौड़ा। लिफ्ट तक पहुंचते हुए उसने ईशान से पूछा, कैसी रही बातचीत? क्या आपको ये लड़की पसंद आई? इसका नाम नताशा है, क्या आपको पसंद आई? ईशान के यूं अचानक निकलने के बाद विवेक घबरा सा गया और लगातार प्रश्नों की बारिश ईशान पर करने लगा, और ईशान हैरानी से वहां खड़ा कुछ सोचने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।